हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल। आज का हमारा विषय है नई शिक्षा नीति 2020। जो इस वर्ष 2020 में नई शिक्षा लागू की गई है, उस नई शिक्षा नीति के बारे में ही हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक पॉइंट करके उसके सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। इसका अर्थ यह है कि पूरे भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए केवल एक ही रेगुलेटरी बॉडी तैयार की जाएगी। शिक्षा क्षेत्र में अव्यवस्था को समाप्त किया जा सकेगा इसके द्वारा, और इस फैसले के बाद ही देश में अब शिक्षा क्षेत्र में सिर्फ एकमात्र रेगुलेटर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, ये 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि ये 2020 में जो शिक्षा नीति लागू की गई है, वो कौन सी शिक्षा नीति का स्थान लेगी। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए जून 2017 में पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, और इस समिति ने मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रस्तुत किया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 घोषित की गई है, ये स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है, तो ये स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। अगर हम बात करें सबसे पहली शिक्षा नीति की, तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी। और जो 1986 में आई थी शिक्षा नीति, इस शिक्षा नीति को बाद में 1992 में पीवी नरसिम्हा राव के समय में इसे संशोधित भी किया गया था, जिसके पश्चात 2020 में अब अगली शिक्षा नीति अर्थात तीसरी शिक्षा नीति देश में आई है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कुछ प्रमुख बातें। इस शिक्षा नीति में क्या हुआ है कि जो स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा से लेकर के हायर एजुकेशन तक, जो उच्च शिक्षा है, वहां तक अनेक बदलाव किए गए हैं। बच्चों पर जो बोर्ड परीक्षाओं का भार है, वो कम करने का प्रयास किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए भी सिर्फ एक ही नियामक तैयार किया गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, कि जो पहले शिक्षा होती थी, वो उसमें देश का 4.43% उस पर निवेश किया जाता था शिक्षा में, लेकिन इस शिक्षा नीति के अनुसार कुल देश की जीडीपी का 6% भाग अब शिक्षा पर निवेश किया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। 2020 शिक्षा नीति के अनुसार भारत देश की कुल जीडीपी का 6% निवेश शिक्षा के क्षेत्र में किया जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नई शिक्षा नीति में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा पढ़ाई जाएगी, अर्थात ये रहेगा कि अब मातृभाषा में बच्चों को ज्ञान प्राप्त करना आसान होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब स्कूलों में 5वीं कक्षा तक जो मातृभाषा है वो जरूर लागू करने का प्रावधान किया गया है। एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, वो ये है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो एमएचआरडी है, उस एमएचआरडी का नाम परिवर्तित करके भी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अब कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद 1 मई को पीएम मोदी ने इसकी समीक्षा की थी। पूर्व इसरो चीफ की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गई थी। 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की समीक्षा की। पूर्व इसरो के चीफ कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया था। अब इसके अनुसार क्या रहेगा, देखिए इससे पहले जो शिक्षा थी वो 10+2 की व्यवस्था प्रणाली पर आधारित थी, अर्थात 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं, इसलिए 10+2 के आधार पर यह व्यवस्थित की गई थी। लेकिन अब वो प्रणाली समाप्त करके अब नई प्रणाली लागू करने की घोषणा का प्रावधान किया गया है, जिसको 5+3+3+4 की व्यवस्था में लागू किया जाएगा। अर्थात ये रहेगा
कि शुरू के जो 5 है, इस 5 का अर्थ है कि शुरुआती 5 वर्ष तक बच्चे कक्षा तीसरी तक शिक्षा प्राप्त करेंगे, अर्थात सबसे पहले नर्सरी, उसके बाद एलकेजी, उसके बाद यूकेजी, फिर पहली कक्षा और उसके बाद दूसरी कक्षा। ये दूसरी कक्षा तक की शिक्षा जो है वो शुरुआती 5 वर्षों में बच्चे प्राप्त करेंगे। उसके बाद अगली जो 3 वर्ष है वो अगली 3 वर्ष थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास के लिए बताई गई है। उसके बाद जो 3 लगाई गई है वो 3 का अर्थ है कि 3 साल तक बच्चे छठी, सातवीं और 8वीं क्लास में पढ़ेंगे। छठी कक्षा से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्कूली शिक्षा प्रदान की जाएगी और स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी ताकि बच्चों को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हो सके। इस शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण ये भी पॉइंट रहेगा कि इस शिक्षा नीति में छठी क्लास के बाद ही बच्चे अपने रोजगार के प्रति केंद्रित हो सकेंगे। ये बात इसकी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो अंतिम 4 है वो ये है कि 9वीं से 12वीं कक्षा तक बांटा गया है। इस स्टेज में बच्चों को क्या किया जाएगा कि छात्रों को अपने विषय चुनने की आजादी रहेगी। अब छात्र किसी भी विषय को चुन सकेगा। पहले बच्चा क्या करता था, पहले स्ट्रीम चुनने पड़ते थे 10th के बाद, लेकिन अब उसमें भी थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। पहले 5 वर्षों के मूलभूत ज्ञान पर आधारित है जिसका सिलेबस एनसीईआरटी तैयार करेगी। जो शुरुआती 5 वर्ष में बच्चे पढ़ेंगे वो सभी का सिलेबस एनसीईआरटी तय करेगी। ये सिलेबस प्राथमिक तौर पर बस्ते ढोने की परंपरा से बिल्कुल अलग रहेगा। बच्चों पर बुक्स का बर्डन जो है वो कम से कम किया जा सके, ये इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा और बच्चों को खेलकूद, नैतिकता और एक्स्ट्रा करिकुलर के माध्यम से उनकी बच्चों की रुचि के अनुसार ही बेसिक ज्ञान प्रदान किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि कक्षा 6 से 8 तक क्षेत्रीय भाषाओं के ज्ञान पर अत्यधिक जोर दिया जाएगा। कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान होना इस स्तर पर अनिवार्य है। कोडिंग, लॉजिक्स आदि की शिक्षा भी प्रदान की जाएगी बच्चों को ताकि बच्चों की जो बुद्धिमत्ता है उस बुद्धिमत्ता का विकास इसी उम्र से शुरू हो जाए। कक्षा 9वीं से 12वीं के बीच में कुछ बदलाव किया जा चुका है। इसमें आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जैसी स्ट्रीम की कोई बात नहीं रहेगी। पहले 10th के बाद में जो स्ट्रीम होती थी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, अब उसमें भी कुछ परिवर्तन किया गया है। इसमें अब कोई स्ट्रीम जैसी कोई बात नहीं रहेगी। बच्चा जो विषय पढ़ना चाहता है उस विषय को पढ़ सकेगा। अगर बच्चा इतिहास पढ़ना चाहता है तो इतिहास के साथ साथ बच्चा अकाउंट्स भी पढ़ सकता है और केमिस्ट्री भी पढ़ सकता है। लेकिन इससे पहले का जो फॉर्मेट था उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उसमें स्ट्रीम के अनुसार पढ़ता था। अगर आर्ट्स पढ़ेगा तो बच्चा इतिहास, हिंदी, इंग्लिश इस प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ता था। उसके बाद कॉमर्स पढ़ता था तो कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ता था। साइंस पढ़ता था तो साइंस के विषय ही सारे पढ़ने पड़ते थे। लेकिन अब बच्चा अपने रुचि के अनुसार विषयों में परिवर्तन कर सकेगा, विषयों को चुन सकेगा। बोर्ड एग्जाम पर भी बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 प्रकार का कॉन्सेप्ट अब एग्जाम्स में रहेगा। जवाब को रटने की बजाय रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ करके सवाल दिया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि छात्र जो हैं वे अपनी आंतरिक समझ को आंक सकेंगे। उनकी छात्रों की आंतरिक समझ को आंका जा सकेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात रहेगी। इसके बाद बात करते हैं हम रिपोर्ट कार्ड की। तो एक व्यापक बदलाव बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में भी देखने को मिलेगा। पहले रिपोर्ट कार्ड जो था वो या तो स्कूल के टीचर तैयार करते थे या स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा तैयार किया जाता था और उसको तैयार करने के बाद अभिभावकों को प्रदान किया जाता था। लेकिन अब की बार नहीं होगा। अब की बार बच्चा उस रिपोर्ट कार्ड का खुद असेसमेंट करेगा। उसके असेसमेंट करने के बाद उसके सहपाठी भी उसका असेसमेंट करेंगे। तब जाकर के स्कूल के टीचर परफॉर्मेंस और स्किल्स के आधार पर रिपोर्ट कार्ड निर्मित करेंगे, रिपोर्ट कार्ड को बनाएंगे। उसके बाद बात करते हैं संस्कृत और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर जोर दिया जाएगा। ये शिक्षा नीति है। इसकी एक विशेषता है कि संस्कृत भाषा को भी मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको भी शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने की बात कही गई है। उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम रखा जाएगा कि जितने भी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है उसके द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि कक्षा 6 के बाद से ही मिल सकेगी वोकेशनल ट्रेनिंग। जो वोकेशनल ट्रेनिंग है
अब बच्चों को छठी क्लास के बाद से ही मिल सकेगी। गिफ्टेड चाइल्ड है या गर्ल चाइल्ड के लिए विशेष प्रावधान किया गया है कि कक्षा 6 के बाद से ही वे वोकेशनल ट्रेनिंग वो प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद बात करते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरिजेसी पर शुरू किया जाएगा नेशनल मिशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के लिए कैरिकुलम एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया जाएगा, जो बात हम पहले पढ़ चुके हैं। इसे 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए विकसित किया जाएगा। बुनियादी शिक्षा कक्षा 6 से 9 वर्ष के लिए फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी पर नेशनल मिशन शुरू किया जाएगा। इस बात को विशेष तौर पर बताया गया है। उसके बाद नई शिक्षा नीति 2020 जो थी वो पहले से ही चलाई गई थी परामर्श प्रक्रिया। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो लागू की गई है इस वर्ष नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो लागू की गई है वो पहले से ही उसकी परामर्श प्रक्रिया चालू की जा चुकी है। जैसे कि 26 जनवरी 2019 से लेकर के 31 अक्टूबर 2019 तक इसकी परामर्श प्रक्रिया शुरू की जा चुकी थी, लेकिन अब उसे लागू करने का प्रावधान किया गया है। और यूएस की एनएसएफ मतलब नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर ही भारत में भी एनआरएफ अर्थात नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अमित खरे ने यह कहा है कि जो यूएस की एनएसएफ है उसी के जैसे भारत में भी एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ला रहे हैं। इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगा और जो बड़े प्रोजेक्ट होंगे शिक्षा के क्षेत्र में उन बड़े प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग भी की जाएगी। अब एक उच्च शिक्षा में एक बदलाव किया गया है कि बिना एमफिल के भी सीधा बच्चे पीएचडी कर सकेंगे, पीएचडी में प्रवेश कर सकेंगे। एमफिल करना अब अनिवार्य नहीं है, अर्थात एमफिल की जो मान्यता थी उसे कम कर दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव अमित खरे ने यह कहा है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा, दूसरे साल के बाद में डिप्लोमा दिया जाएगा और 3-4 साल के बाद में डिग्री दी जाएगी। इस बात पे आप लोग ध्यान करिएगा कि अगर पहले कोई ग्रेजुएशन करते समय फाइनल ईयर में पढ़ाई छोड़ देता था तो उसकी फाइनल ईयर के स्थान पर उसकी कोई भी डिग्री मान्य नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर बच्चे ने 1 साल पढ़ा है ग्रेजुएशन के समय तो उसे 1 साल की सर्टिफिकेट प्रदान की जाएगी। अगर वह 2 साल पढ़ा है तो उसे 2 साल का डिप्लोमा प्रदान किया जाएगा और यदि 3 या 4 साल उसने अपनी पढ़ाई पूरी की है तो उसे पूरी डिग्री दी जाएगी। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य है। अब हम बढ़ते हैं अगले में कि नई शिक्षा नीति के तहत मानदंड जो है वो सभी के लिए समान होंगे। आज तक हमारे पास अलग अलग के स्टैंड अलोन संस्थान के लिए, डीम्ड विश्वविद्यालयों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अलग अलग मानदंड है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके मानदंड अलग अलग है। अब नई शिक्षा नीति ये कहती है कि गुणवत्ता के कारणों के लिए मानदंड सभी के समान होंगे, कि मानदंड जो है गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए मानदंडों का सभी के लिए समान रूप से निर्धारण किया जाएगा। म्यूजिक, आर्ट्स और वोकेशनल एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत म्यूजिक, आर्ट्स और वोकेशनल एजुकेशन है इसको बढ़ावा दिया जाएगा। इन्हें पाठ्यक्रम में लागू भी करवाए जाने की का प्रावधान दिया गया है नई शिक्षा नीति 2020 में। उसके बाद है 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्ले बेस्ड स्कूलिंग की दी जाएगी सुविधा। 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको प्ले बेस्ड स्कूलिंग के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी को आधारभूत साक्षरता की सुविधा प्रदान की जा सकेगी। अब एक चीज और भी फायदेमंद है कि फीस चार्ज करने पर भी पारदर्शिता रहेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है कि नई शिक्षा नीति अर्थात एनईपी ये बताती है कि सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को पारदर्शी रूप से जो फीस है उसका खुलासा करना पड़ेगा। अगर कोई फीस का खुलासा नहीं करेगा तो उस पर कोई ना कोई कार्रवाई की जा सकेगी और अपना जो मुनाफा है, अपना जो फायदा है वो भी पारदर्शी रखना ही जरूरी रहेगा। इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कहा कि इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी और 1992 में उसे संशोधित किया जा चुका था।
पिछली शिक्षा नीति तैयार होने में 3 दशक से अधिक का समय बीत चुका है, और 3 दशक से अधिक का समय बीत चुका है, तो अब शिक्षा के क्षेत्रों में बदलाव की आवश्यकता थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। क्षेत्रीय भाषाओं पर होगा जोर। क्लासिकल लैंग्वेज पर सरकार जोर दे सकती है। स्कूल में संस्कृत के अलावा उड़िया, तेलुगु, तमिल, पाली और मलयालम, जो ये क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको भी कैरिकुलम में शामिल किया जाएगा। यह प्रावधान कक्षा 6 से 8 तक किया जा सकता है। इसके अलावा देश में वैश्विक विश्वविद्यालयों के कैंपस खोले जाने की इजाजत भी दी जा सकती है। उसके बाद है अंतिम बात कि 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। ये शिक्षा नीति का लक्ष्य है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पहले से ही कहा था कि नई शिक्षा नीति शिक्षा क्षेत्र में कई मुद्दों का समाधान करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति युवाओं के लिए उच्च शिक्षा लेना आसान हो जाएगा। युवा जो है वे उच्च स्तर पर पढ़ना उनके लिए अब आसान हो जाएगा। तो ये थी नई शिक्षा नीति के बारे में पूरी जानकारी, जो कि एक एक पॉइंट करके हमने आप लोगों को बताई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी आप लोगों को लिंक मिलेंगे, आप लोग वो भी पढ़ लीजिएगा। और ज्ञानकोश नाम से ही टेलीग्राम चैनल भी है और फेसबुक पेज भी है, तो आप लोग ये सारी जानकारियां कहीं से भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।